अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ की कितनी किस्में हैं, और हम ये भी देखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो में हम आज कोशिश करेंगे कि हम पैराग्राफ के बारे में जानने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। So first of all, let us see what a paragraph mean. What is the literal meaning of paragraph? Actually, paragraph, it is a compound word, para and graphen, and it has Greek origin. So far as the literal meaning is concerned, as we know that the para means beside and graphen it means to write. So from the literal meaning we can conclude that it is something to write beside. And we see that there were times when paragraphing it was considered as a form of punctuation. यानी पहले दौर में इस पैराग्राफिंग को या पैराग्राफ बनाने को पंक्चुएशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और आज कल भी ये एक मार्क ऑफ पंक्चुएशन भी कभी कभी समझा जाता है कि हम किस तरह से किसी ऐसे को डिवाइड करें इनटू डिफरेंट पैराज। तो लेकिन हमारा जो आज का थीम है इस वीडियो में, वो हम सिंपल एक छोटे से पैरा के बारे में बात करेंगे, सिंपल पैरा के बारे में कि हम डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे कलेक्ट करेंगे और अरेंज करेंगे एक सिंगल थीम के इर्द गिर्द। तो इसमें हम यही देखेंगे कि एक पैराग्राफ को हम कैसे लिखेंगे। नॉर्मली द थीम ऑफ द पैराग्राफ, द आइडिया दैट इट डील्स विद, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको जब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को, तो जो पहला सेंटेंस होता है वो एक्सप्रेस करता है उस पैराग्राफ के थीम को या सेंट्रल आइडिया को। तो इसीलिए जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहले सेंटेंस में ईदर वी गो फॉर द इंट्रोडक्शन और वी गो फॉर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसीलिए उस सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। सो what does a topic sentence mean? A topic sentence, thus it is a sentence that expresses the central idea of the paragraph. तो जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, या तो आप पहले ही सेंटेंस में उस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन देंगे या थीम के बारे में एक्सप्रेशन देंगे, या तो पहला ज़रूरी नहीं है, पहले सेंटेंस में आप इंट्रो भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, एंड द कमिंग सेंटेंस, जो फॉलोइंग सेंटेंस होगा, उसमें आप इंट्रोडक्शन या थीम ऑफ दिस पैराग्राफ के बारे में लिखेंगे। तो उस सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। So the first thing we need to know about a paragraph, it is topic sentence. Now we will go to the some features of a paragraph. हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। What are the essential features of a paragraph? पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है 4 चीज़ों में। तो ये 4 चीज़ें आपको पैराग्राफ लिखते वक्त जहन में रखनी चाहिए। पहले मैं इनको गिनूंगा। द फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ यूनिटी ऑफ थॉट। यूनिटी ऑफ थॉट। जो दूसरा है दैट इज़ क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड वन इज़ कोहेरेंस, एंड द फोर्थ वन इज़ वी नीड टू थिंक अबाउट द लेंथ ऑफ द पैरा। सो first we will see what is meant by unity of thought. तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि एक पैराग्राफ जब आप लिखेंगे उसमें आप एक थॉट लिखेंगे। A good paragraph is primarily concerned with one thought. So you need to knit well the unity of the paragraph. So the unity is maintained when the whole piece of
राइटिंग इज़ डेवलप्ड अराउंड द टॉपिक सेंटेंस। जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, सेंट्रल आइडिया जो होता है, तो इसी के इर्द गिर्द आप बाकी सेंटेंस को निट करेंगे, लिखेंगे। So a topic sentence, as I have already told, is one which states or summarizes the theme of the paragraph, and all the other following sentences, they are nothing but they are amplifications of the same sentence. तो जो आपने पहला सेंटेंस लिखा जिसको मैंने आपको कहा कि वो टॉपिक सेंटेंस है, तो बाकी सेंटेंस जो है वो सिंपली उसको एम्पलीफाई करते हैं, तो उस मेन सेंटेंस को। तो लेकिन जब भी आप डिस्कशन में जाते हैं, इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल टू द यूनिटी ऑफ द थॉट। तो आप क्या करेंगे कि एक थॉट पे रहेंगे और उसी थॉट को आप एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे एक ही सेंटेंस के इर्द गिर्द। देन द सेकेंड वन इज़ दैट इज़ क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। So whenever you are going to devise a paragraph, write a paragraph, so they should be placed in such a manner that it will make them lucid, वो आसान लगे, उनको आप ऐसे अरेंज करें और वो समझ में भी आ जाएं, they should be well comprehensible। तो सबसे बड़ी बात यह है कि the most important ideas connected to the topic, they should be placed first so as to make the theme clear as early as possible। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, तो जो आपको लगे कि बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, वो आप पहले लिखते जाएंगे, और आने वाले सेंटेंस जो कम इम्पॉर्टेंट हैं, कम माना रखते हैं, तो दे शुड बी फॉलोड। तो अहम सेंटेंस जो है वो आप पहले लिखते जाएंगे, ताकि आप ये जो थीम है, ये जो टॉपिक है, उसको आप जल्दी क्लियर कर पाएँ। तो इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। तो अब जो मैंने तीसरी बात आपको बोली, दैट इज़ कोहेरेंस। कोहेरेंस अगर हम देखेंगे कि दैट द सेंटेंसेस दे शुड बी इंटरलिंक्ड, यानी चूंकि आप एक पैरा लिख रहे हैं, आप ईरान तुरान की बात नहीं लिखेंगे, आप ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे जो एक दूसरे के साथ लिंक रखते हैं, तो उसी को हम कोहेरेंस बोलते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पैराग्राफ। इट मीन्स दैट दोज डिफरेंट सेंटेंसेस दे शुड बी interlinked, there should be a sense of smooth and uninterrupted flow of the mind, and the sentences they should be arranged in such a manner according to some pattern that will bring orderliness and natural flow of the ideas। और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि pause, there should be a clear pause, cause and effect of this relationship among the ideas। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जहन में रखनी चाहिए। तो लास्ट पे जो एक अहम बात है कि आप एक पैराग्राफ कितना लंबा लिखेंगे। यूजुअली जो हम एक पैराग्राफ देखेंगे, इसकी लेंथ इट वेरीज फ्रॉम 150 टू 300 वर्ड्स, लेकिन जो आपके ऐसे की बात है, इस इट शुड बी अराउंड 200 वर्ड, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चार चीज़ें आप पैराग्राफ लिखते वक्त जहन में रखेंगे, और फिर आपको पैराग्राफ लिखने में आसानी होगी। आई विल रिपीट इट लेटर ऑन। तो आगे हम इन पैराग्राफ्स को समझने के लिए, हम मज़ीद आपके लिए आसानी बनाने के लिए, आपको ये भी जहन में रखना है कि पैराग्राफ्स की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे आपने एसेज के बारे में पढ़ा है, तो ये जो पैराग्राफ्स हैं, इनकी भी बहुत सारी किस्में हैं। वी हैव गॉट, एज वी नो, इन केस ऑफ एसेज, तो जो फर्स्ट वन है, वी नो दैट वी हैव गॉट द डिस्क्रिप्टिव एसेज, एंड वी हैव गॉट सिमिलरली वी हैव गॉट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। इसी तरह से हमारे पास बायोग्राफिकल पैराग्राफ्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसी तरह से देन वी हैव गॉट द नैरेटिव पैराग्राफ्स हैं, and then the next as we will move on, we have got argumentative paragraphs, we have got scientific paragraphs, and we have got reflective paragraphs। so इन चीज़ों के कहने का मेरा मतलब यही है कि आप क्लासिफाई कर पाएँ इन पैराग्राफ्स को, कि ये किस किस्म की पैराग्राफ है और आप कैसे इसको तरतीब देंगे। पहले हम देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स क्या होते हैं।
So far as a descriptive paragraph is concerned, we see that it demands an accurate knowledge of the place or the thing that is being described. For example, we have got a cricket match, a football match, a historical building. So ये जो ऐसे पैराग्राफ्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स हैं, किसी चीज़ के बारे में आप अपनी एक्यूरेट नॉलेज को शेयर करें, लिखें. Then we have got the biographical, these paras. We see that we have got paragraphs, for example, my favorite leader. We have got the great man, my best friend, और माई बेस्ट टीचर. तो ऐसी चीज़ों इनके बारे में अगर आप लिखेंगे तो किसी की बायोग्राफी के बारे में. सो दीज आर द बायोग्राफिकल these paragraphs. Then simply we have got the third one, that is narrative paragraph. तो it is actually narrative paragraph actually जिसको हम कहेंगे story type, कोई वाक़ा निगारी. So a narrative paragraph is written in the form of a sort of short story, and it may deal with the real or imaginary story. For example, we have got some accidents, incidents, a historical incident, a legend, a journey, a voyage, or an accident, as we see that we have got a scene. So such things where we narrate some type of stories in a paragraph, so we call them as narrative paragraphs. Then the fourth one, we have got argumentative paragraphs. So they usually take up a topic, discuss points for or against the topic as being whatever is being asked, and at the end they reach to a conclusion. So most of the problems facing us in the modern age then can be covered by this category. For example, if we see that uses or abuses of mobile phone or internet, so you can put forth your arguments in favor or against this argument. So such paragraphs, they are called as argumentative paragraphs. Then the fifth one, that is scientific. It is simply they deal with the scientific topics, whatever you are going to discuss related to science. So they fall under the category of scientific paragraphs. And the last one, that is reflective paragraphs. They are paragraphs, for example, when you reflect your views about something like patriotism or this discipline or importance of manners, flattery. So whenever you put forth, reflect your views on such topics, we call them as reflective paragraphs. So at the end, now you had to prepare yourself to write down a paragraph. अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो इसके लिए ये चीज़ें आपको तैयार करनी है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप क्या करेंगे, पहली बात ये करेंगे, यू विल थिंक अबाउट द टॉपिक और द गिवन आइडिया. उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे जिसके बारे में आपने लिखना है, यानी जो आपको फिर एक्सप्रेस करना है, यू नीड टू एक्सप्रेस इन द टॉपिक सेंटेंस. देन you will prepare a blueprint, you will prepare a outline, you will prepare the outline and arrange the points in sequence. दूसरी बात, then you will start with a sentence which should straightway express the main theme. जैसे मैंने आपको बोला, you will go for the that topic sentence. And then to avoid sameness or monotony, you should use a variety of expressions, different types of expression. You should not repeat sentence, you should not repeat those expressions. And then the next thing is that you should not beat about the bush. इधर उधर की बातें नहीं छेड़नी है. You should beat to the point. Do not beat the bush. Any digression will rob the paragraph, and it will not be more effective. So then make use of contrasts to heighten the effect. आप contrasts की भी बात करेंगे. सब डिवाइड आप पैराग्राफ को नहीं करेंगे क्योंकि पैराग्राफ की बात है. तो आखिर पे जो it is the last but not the least, your sentence they should end with a striking sentence.
or we see here in the paragraph with a striking sentence so that the reader does not lose sight of the main theme of the topic. तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है. आई विल रिपीट इट क्विकली. टॉपिक के बारे में सोच रहा है, एक ब्लू प्रिंट आउटलाइन बनानी है, सिक्वेंस को एक्सप्रेस करना है इन स्ट्रेट वे मेन थीम के इर्द गिर्द. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एम्पलीफाई करने की कोशिश करनी है, सेमनेस मोनोटोनी जो है वो अवॉइड करनी है. देन आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट फजूल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. और आखिर पे जो आपका सेंटेंस होना चाहे दैट शुड बी साउंड, दैट शुड बी ए स्ट्राइकिंग सेंटेंस, इफेक्टिव सेंटेंस. तो यहाँ पे आखिर पे मैंने कुछ एक दो पैराग्राफ्स आपके लिए यहाँ रखी हैं, मैं यहाँ रखे हैं. तो एक पैराग्राफ मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ. यू विल जस्ट सी योरसेल्फ. जैसे टेक्निकल एजुकेशन, यू सी दैट our theme is technical education and how we have devised this. Our present system of education is considered to be unproductive. Thousands of graduates come out of universities and colleges and they are not considered fit for any work other than clerical. It is being realized by all the well meaning people that education should give us some skill by which one can earn one's living. This is where the need of technical education is felt. Technical education relates to those matters, activities, etc., which involve detailed practical knowledge of scientific, technological, and industrial subjects. To give this kind of technical education, polytechnics and engineering colleges have been started in the country. We are living in an age of science and technology. It is an age of supercomputers. Bookish knowledge cannot be of much help. We need engineers, doctors, technicians, IT professionals, software and hardware knowing people. Computer and dominating all sphere. Computers are dominating all spheres of life. A person who is not computer literate may not be able to perform any job efficiently. It is for this reason that we need technical education. By having some skills in some area, it is possible to earn one's living. A person without any technical skill is like a rolling stone gathering no moss. So अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे, जो पहला हमारा सेंटेंस है, इसने इसके थीम को बयान किया, रिफ्लेक्ट किया. आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अनप्रोडक्टिव. फिर मैं डायरेक्टली लास्ट पे जाऊंगा. ए पर्सन विदाउट एनी टेक्निकल एजुकेशन इज लाइक ए रोलिंग स्टोन गैदरिंग नो मास. तो बाकी इसकी बॉडी है. तो कोशिश करेंगे आप कि इसी तरह से पैराग्राफ्स को डिवाइस करने की. इस तरह से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, ए गुड नेबर. सो दिस वाज समथिंग अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, types of paragraph, what are the special features of paragraph writing. I hope that this video it will help you in learning how to devise a paragraph. With this I end today's video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.